Hello students, I'm Kamlesh and in this video we are going to discuss university wits. So university wits क्या है, कौन थे और किसने इन्हें ये टर्म दी है, मतलब किसने इस टर्म को कॉइन किया है या किसने इस टर्म को ओरिजिनेट किया है। तो एक चीज़ तो आपको ये नाम देखने से ये टर्म से क्लियर हो रही है कि यूनिवर्सिटी से किसी ना किसी तरह से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये है क्या, the term university which refer to a group of young dramatists of early Elizabethan period who were associated with the universities of Cambridge and Oxford. ये उन लोगों का ग्रुप है जो एलिजाबेथन पीरियड में राइटर्स थे। एलिजाबेथन पीरियड कौन सा, जब क्वीन एलिजाबेथ का रीन था, क्वीन एलिजाबेथ का राज्य था इंग्लैंड पे। और ये कब था, 1558 से लेके 1603 तक, ऑलमोस्ट ये टाइमलाइन था, एग्जैक्ट टाइमलाइन है ये एलिजाबेथ का। क्वीन एलिजाबेथ ने 1558 से लेके 1603 तक इन्होंने राज्य किया था, ठीक है। तो उस टाइम पे ये पर्टिकुलर कुछ एक ऑथर्स थे जिनको यूनिवर्सिटी विट्स बोला जाता था, क्योंकि ये सारे ना साथ थे ये बेसिकली, जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लोव, थॉमस किट, थॉमस लॉज, थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, ठीक है। इन सभी जो ये यूनिवर्सिटी विच थे सातों कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से ही निकले हुए थे। इनमें से सिर्फ एक किड था जिसके बारे में श्योर नहीं था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था या नहीं था, यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड था या नहीं था, बट बाकी सब के बारे में हम श्योर हैं कि ये तो यूनिवर्सिटी से ही पास आउट थे सारे, ठीक है। और इनमें से दीज यंग मैन हैड सर्टन थिंग्स इन कॉमन, ऑल ऑफ देम वर क्वालिफाइड विद यूनिवर्सिटी डिग्रीज। इनमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं कि ये सारे यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड थे, सारे लोग एक्टर्स थे और प्ले राइट्स थे। प्ले राइट मीन्स ये प्ले लिखते थे, ड्रामा लिखते थे। दे न्यू द स्टेज एंड अंडरस्टूड द एटीट्यूड ऑफ द ऑडियंस विच क्रेव्ड फॉर स्टोरीज ऑफ लव एंड ब्रेव स्पेक्टिकल्स। ये उस टाइम की स्टेज को अच्छे से जानते थे, उस टाइम की ऑडियंस को अच्छे से जानते थे कि ऑडियंस कैसी थी, जिन्हें स्टोरीज ऑफ लव और ब्रेव स्पेक्टिकल्स मतलब एडवेंचर और प्यार वाली स्टोरीज जिस ऑडियंस को अच्छी लगती थी। तो ये प्ले राइट्स उस टाइम पे इसी तरह की प्लेस जो है वो लिखते थे। द यूनिवर्सिटी विच ऑफन वर्क टुगेदर एंड कोलैबोरेटेड टू प्रोड्यूस प्लेस। इन लोगों ने इंडिविजुअल तो अपने वर्क्स लिखे ही लिखे थे, बट इन्होंने एक दूसरे कोलैबोरेट होते हैं एक दूसरे के साथ। जब दो ऑथर मिल के एक बुक लिखते हैं तब बोला जाता है कि ये कोलैबोरेटेड वर्क है, या ये मतलब दोनों ऑथर्स ने मिल के कोलैबोरेट किया है, मिल के कोई पर्टिकुलर बुक लिखी है। So this practice was chiefly adopted either to revive old plays or to create new. इन्होंने क्या किया था, क्लासिकल जो प्लेस थे पुराने, उनसे भी प्लॉट उठा के या उनसे इंस्पायर होके उनसे कोई कैरेक्टर उठा के इन्होंने उनको लिखा था, या फिर बिल्कुल ही नए इनकी खुद की ओरिजिनलिटी थी, खुद की क्रिएटिविटी थी कुछ एक प्लेस में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स दीज राइटर्स ऑल्सो शेयर अ रोमांटिक एटीट्यूड टू लाइफ। और इन सब का मतलब इन सारी चीज़ों के अलावा इन्हें एक और कॉमन चीज़ क्या थी कि लाइफ के लिए इनका बहुत रोमांटिक एटीट्यूड था। मतलब ये कार्पे डिएम में बिलीव करते थे, सीज द डे मतलब प्रेजेंट में जीना, ठीक है। सो लाइफ के लिए रोमांटिक, सिर्फ रोमांस मतलब वो प्यार वाला रोमांस नहीं है कि थोड़ा सा लाइफ में प्लेजर होना चाहिए, थोड़ा कुछ एडवेंचर होना चाहिए, मतलब ज़िंदगी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ा उसमें रस होना चाहिए, नीरस नहीं होनी चाहिए लाइफ। विच वॉज मैनिफेस्टेड इन देयर बोहेमियन एटीट्यूड। बोहेमियन एटीट्यूड होता है बेटा जब कुछ एक लोग मिलके जो हमेशा से जो चीज़ ट्रेडिशनल चली आ रही है ना उससे हट के जब लोग काम करते हैं, ठीक है, जो भी कन्वेंशनल है, जो ट्रेडिशनल है, चाहे उनका लाइफस्टाइल है, चाहे रहने सहने का ढंग है, या उनका आर्ट क्रिएट करने का ढंग है, या उनका बुक्स लिखने का ढंग है, जब वो बाकियों से सबसे अलग होता है, मतलब ट्रेंड से कुछ अलग होता है, तो उसको बोहेमियन एटीट्यूड बोला जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट दीज प्ले राइट्स रिप्रेजेंटेड द ट्रू स्पिरिट ऑफ रेनेसां। रेनेसां का टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इनके आर्ट में, इनके पर्सनल लाइफ्स में भी और इनके लिटरेचर में रेनेसां जो है इनका इसका स्पिरिट बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मतलब ये कूट कूट के इनमें भरा हुआ है रेनेसां का स्पिरिट। किन में, यूनिवर्सिटी विट्स में। द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स वॉज नॉट यूज्ड इन देयर लाइफ टाइम। देखो अब इनके लाइफ टाइम में ये नहीं बोला गया, ऐसा नहीं था कि इन्होंने कोई ग्रुप बना रखा है और उसको यूनिवर्सिटी विट्स नाम दे दिया, एक क्लब के जैसा भी क्लब बना लिया और ये 7 लोग उसके मेंबर है, ऐसा नहीं था। बाद में जॉर्ज सेंसबरी ने ये टर्म इनको दी थी, ये नाम इनको दिया था जॉर्ज सेंसबरी ने, क्योंकि इन सब में कॉमन चीज़ें थी, इसलिए इनको बोला कि ये जैसे आपकी वो मेटाफिजिकल पोइट्री आएगी, उसका टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्या था, जिन लोगों में वो सेम ट्रेड्स थे, सेम क्वालिटीज़ थी, कॉमन उनके सब्जेक्ट्स मैटर थे, सब थीम्स थे, तो उन लोगों को जैसे बोल दिया कि ये सारे मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। इसी तरह से
इनके लाइफ टाइम में यूनिवर्सिटी विट्स नहीं कहलाई, ये बाद में किसी ने कहा कि ये सारे यूनिवर्सिटी विट्स हैं। और ये जो टर्म है ना, ये मोकिंग वे में यूज़ करी थी जॉर्ज सेन्सबरी ने, मतलब इनकी तारीफ नहीं करी थी, उसने एक तरह से क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। सेन्सबरी आर्ग्यूज दैट द राइजिंग सैप ऑफ ड्रामेटिक क्रिएटिविटी इन 1580s शोड इटसेल्फ इन 2 सेपरेट ब्रांचेस ऑफ नेशनल ट्री। मतलब लिटरेचर के अगर 2 ब्रांचेस हैं तो उनमें से एक उस टाइम पे कौन सा था, यूनिवर्सिटी विट्स थे। In the first place we have the group of university which that strenuous if not always wise, मतलब strenuous होता है rigid, जिद्दी जो होता है, band of professed men of letters at the head of whom are Lilly, Marlowe, Green, Peel, Lodge, Nash and probably Kidd। अब किड के लिए probably वर्ड क्यों यूज़ किया, for his connection with universities is not certainly known, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट या यूनिवर्सिटी से पास आउट था या नहीं, ये चीज़ हमें सर्टन नहीं है, ठीक है, इसलिए किड के बारे में ऐसा ये डाउट होता है, बट अदरवाइज ये इस ग्रुप में गिना जाता है, ठीक है। सो ये सारे हैं जी आपके साथ यूनिवर्सिटी विट्स, ये सारे यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड थे। सो यूनिवर्सिटी विट्स कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द फॉर्मेशन ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, मतलब इन्होंने बेसिकली क्या लिखा, रोमांटिक कॉमेडी लिखी, मतलब कोई ऐसा हल्का फुल्का हंसी मजाक वाला इनका प्ले होता था जिसमें ज़्यादा की ट्रेजेडी नहीं थी, ठीक है, विच लेटर कल्मिनेटेड इन द हैंड्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। और फिर विलियम शेक्सपियर ने भी इसी टर्म को फॉलो किया, इसी ट्रेंड को, कि विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी रोमांटिक कॉमेडीज़ लिखी, जैसे कि एज यू लाइक इट है, मिड समर नाइट्स ड्रीम है, तो इसकी बहुत सारी रोमांटिक ये कॉमेडीज़ हैं, प्लेज हैं, ड्रामाज हैं, बहुत अच्छी इनकी स्टोरीज़ हैं। आपके सिलेबस में हो या नहीं हो बट एटलीस्ट आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मतलब शेक्सपियर तो ऐसा ऑथर है, ऐसा राइटर है, वो अपने आप में एक यूनिवर्स है, वो जस्ट एक ऑथर नहीं है, पूरी एक दुनिया है। उसने इतना वास्ट और इतना अच्छा लिटरेचर लिखा है, मतलब कई बार तो ये भी बोला जाता है कि एक इंसान इतना अलग अलग तरह का, इतनी वेरिएशन से और इतना ज़्यादा लिटरेचर क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब ये बहुत सारे लोगों ने मिल के किया होगा, ठीक है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है विलियम शेक्सपियर का। तो फर्स्ट हमारा यूनिवर्सिटी विट है जी जॉन लिली। सो इट वाज जॉन लिली, अ कोर्टियर था, ये कोर्ट दरबारी था, हु मेड नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश कॉमेडी, मतलब इसने ज़्यादातर कॉमेडी लिखी थी। दिस कॉमेडियन आर रोमांटिक्स एज वेल एज विटी, इसकी कॉमेडी में क्या है, रोमांस भी था और विट भी था, मतलब बुद्धिमता भी थी। सम ऑफ दिस रोमांटिक प्लेज आर, इसके कौन कौन से हैं, वो एक एंडीमियन है, एक मिडास है और लव्स मेटामॉर्फोसिस है, ये इसके कुछ रोमांटिक प्लेज हैं। ही वॉज मोर फेमस एज अ राइटर ऑफ प्रोज देन अ ड्रामेटिस्ट प्रॉपर, उसने ना प्रोज ज़्यादा लिखा था, ड्रामा कम लिखा था, ठीक है। प्ले मतलब ड्रामा होता है जिसमें डायलॉग्स भी होते हैं, एक होता है नॉवल जिसमें कोई थर्ड पर्सन नरेट कर रहा है या कोई नरेटर होता है जो बताता है कि पहले ये हुआ फिर वो हुआ। ड्रामा होता है जिसमें प्रॉपर डायलॉग्स होते हैं, जैसे अगर 2 कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं तो वो जो बात कर रहे हैं वो एग्जैक्ट दिखाई जाती है, कोई तीसरा पर्सन उसको नरेट नहीं कर रहा कि एक बंदा ये कह रहा है फिर दूसरा ये कह रहा है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है ड्रामा में और प्रोज में। The plays of Lily were written after the publication of Euphues, The Anatomy of Wit। पहले इसकी बुक यूफियस से, अब ये एक सिंगल बुक का नाम है यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट, ये जो है ना ये एक बुक है। इसके बाद पहले ये वाली बुक इसकी पब्लिश हुई, फिर जो था ना इसके प्ले पब्लिश हुए थे, ठीक है। एंड वो एक्टेड बाय द चिल्ड्रन ऑफ पॉल्स, ये एक्टिंग कंपनियां होती थी पहले जो कि इन प्लेस को, इन ड्रामास को परफॉर्म करती थी स्टेज पे। तो इसके प्लेस को किसने परफॉर्म किया था, चिल्ड्रन ऑफ पॉल्स ने, बिफोर हर मेजेस्टी, राजा के सामने। हिज बेस्ट नोन ड्रामाज इंक्लूड अलेक्जेंडर एंड कंपास, ये इसका एक ड्रामा है अलेक्जेंडर एंड कंपास, दूसरा है, अच्छा ये कब प्ले किया गया था, न्यू ईयर्स ईव इन 1581, मतलब 1581 के न्यू ईयर की ईव थी ना, उस पे इसको प्रेजेंट किया गया था, मतलब 31 दिसंबर 1580 की जो शाम थी उस टाइम पे इसको पहली बार प्रेजेंट किया गया था। सैफो एंड फैव, ये भी इसका एक प्ले था। एंडीमियन था, एंडीमियन किस बारे में लिखा गया था, रिटन अराउंड द फ्रेंडशिप बिटवीन द क्वीन एंड द अर्ल ऑफ लिचेस्टर, मतलब क्वीन और लिचेस्टर का अर्ल था या एक तरह से कहीं लिचेस्टर का राजा था, उन दोनों के बीच की फ्रेंडशिप को दिखाने के लिए एंडीमियन लिखा था। एंड मिडास भी इसका एक प्ले है। ही ऑल्सो रोट 2 अदर प्लेस, द वुमन इन द मून एक इसका ये प्ले है, एंड लव्स मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। लिलीज प्लेस माइट लैक स्टेज इफेक्टिवनेस, इसके प्लेस में ना
स्टेज इफेक्टिवनेस कम थी, बट दे डिस्प्ले द ड्रामेटिक सुपीरियर कल्चर एंड अ फाइन सेंस ऑफ स्टाइल, मतलब उनका कल्चर, उनका स्टाइल बहुत फाइन था। हिज प्लेज हैव मोर किनशिप विद मास्क, इसमें मास्क बहुत थे। मास्क होता है बेटा जब प्ले के बीच में ही थोड़ा नाच गाना या पार्टी का सा थोड़ा एलिमेंट होता है, जैसे जो कैरेक्टर होते हैं सारे वो फेस पे मास्क लगा के बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, वो डांस करते हैं, वो इंजॉय करते हैं, उसका स्टोरी से कोई लिंक नहीं होता। जैसे आप मूवीज़ देखते हो तो मूवीज़ खत्म होने के बाद में एक कोई उसमें गाना डाल देते हैं जो जिसमें सारे एक्टर्स सारी एक्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है, उसका स्टोरी से कोई लिंक नहीं होता, वो जस्ट एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो उसी को मास्क बोलते हैं। तो हिज प्लेज हैव मोर किनशिप विद मास्क देन द ड्रामा, मतलब मास्क पे उसका ज़्यादा फोकस रहता था। एंड द डिलाइटफुल सॉन्ग्स दैट आर इंटरपोलेटेड इन द प्लेस इनहांस देयर चार्म बाय अ ग्रेट मेजर, क्योंकि अब देखो मूवीज़ में भी इस तरह के गाने क्यों डाले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा एंटरटेनमेंट फैक्टर बढ़ जाता है, थोड़ा स्पाइसीनेस आ जाती है, वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डिलाइटफुल सॉन्ग्स भी होते हैं इसमें, तो ये चीज़ें चार्मिंग लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं ऑडियंस के लिए। हिज डायलॉग्स आर रियली एडमिरेबल एट टाइम्स, उसके जो डायलॉग्स हैं ना वो बहुत मतलब एडमिरेबल मीन्स प्रशंसा के लायक हैं। हैप्पी इन क्लियर कट फ्रेजेस एंड एल्यूसिवनेस, ठीक है। आफ्टर ऑल सेड एंड डन द फेम ऑफ लिली रेस्ट ऑन हिज प्रोज वर्क यूफियस एंड द प्ले एंडीमेयर, मतलब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो प्ले हैं। देखिए अब अगर आपको इसका क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी विच का क्वेश्चन आता है, एज इट इज़ आपको लिखना होगा। अगर ये ऐसे टाइप में आता है 15 या 16 मार्क्स में आता है, बट आपको पर्टिकुलर ये यूनिवर्सिटी विच उठा के 2-2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, जैसे जॉन लिली का पूछ लिया या फिर जॉन पील का पूछ लिया, तो आपको इनके ये सारे वर्क्स का डिस्क्रिप्शन देना होगा, ठीक है। इस तरह से आपने अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है जॉर्ज पील, इसकी स्पेलिंग में ई भी आएगा। जॉर्ज पील वॉज अनदर यूनिवर्सिटी विच हु रोट कॉमेडीज प्लेज एंड बोथ ह्यूमरस एंड सटेरिकल, सटायर भी था और ह्यूमर भी था। सटायर क्या होता है, शायद मैंने पिछली भी कोई वीडियो में बताया है। सपोज एक स्टूडेंट क्लास में एंटर करता है और वो लेट हो जाता है, ठीक है, तो टीचर क्या बोलती है, बड़ी जल्दी आए हो, तो ये क्या है, ये सटायर है, ये एक कमेंट है, ठीक है। अमंग हिज प्ले मेंशन कैन बी मेड ऑफ बैटल ऑफ एल्कजर, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्ले है बैटल ऑफ एल्कजर। द अरेनमेंट ऑफ पेरिस, अब ये स्पेलिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये वाला स्पेलिंग बिल्कुल सही है, द अरेनमेंट ऑफ पेरिस, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट प्ले है। अब ये क्या था, जॉर्ज पील वॉज बोर्न इन लंडन, वॉज एजुकेटेड एट ब्रॉडगेट हॉल, ऑक्सफोर्ड, वेयर ही completed his degree in arts in 1579. Peel was an actor as well as a writer of plays, and for some time he was a member of Lord Admiral's Company. Lord Admiral's Company ये भी एक समझिए कि एक्टर्स का ये एक ग्रुप था। कंपनियां जो मैंने पहले भी बताया आपको कि जो प्लेस परफॉर्म करती थी, तो ऐसे ही कंपनी का ये मेंबर था। पील हैज़ लेफ्ट बिहाइंड सम हाफ डजन प्लेस, कुछ 6 उसने प्ले लिखे हैं, हाफ डजन मीन्स 6। रिच इन पोइटिक ब्यूटी पैरेलल्ड बाय नन एक्सेप्ट मार्लोव्स, मतलब इन इसके प्ले में इतनी पोइटिक ब्यूटी है कि सिर्फ मार्लोव के अलावा किसी ने भी उस ब्यूटी को मैच नहीं किया है। क्रिस्टोफर मार्लोव की बात यहाँ पे करी जा रही है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस इज सपोज टू बी हिज अर्लियर वर्क, इसने स्टार्टिंग में लिखा था अ काइंड ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, ये एक मतलब कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट है इसमें। इट कंटेन्स एन इलेबोरेट ट्रिब्यूट टू द क्वीन, इसमें क्वीन को ट्रिब्यूट दिया गया है। एंड शोज ग्रेट स्किल इन वेरिएशन ऑफ मीटर, इसमें मीटर की बहुत ज़्यादा वेराइटी हमें देखने को मिलती है। लेस म्यूजिकल देन डेविड एंड बादशाह, इसका एक और वर्क है डेविड एंड बादशाह, उसके बजाय इसमें म्यूजिक बहुत कम है। इट हैज़ सम स्ट्राइकिंग पैसेजेस ऑफ मेलोडियस ब्यूटी, लेकिन फिर भी कुछ एक पैसेजेस ऐसे हैं जिसमें मेलोडियस मेलोडी की ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। डेविड एंड बादशाह कंटेन्स मैनी लाइन्स ऑफ ग्रेट ब्यूटी, डेविड एंड बादशाह में कई बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, बहुत अच्छी लाइन्स हैं। नॉट द स्वीपिंग ब्यूटी ऑफ मार्लोव बट अ जेंटलर एंड मोर इंसिनुएटिंग चार्म, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी लाइन्स नहीं है जितने कि मार्लोव में मिलती हैं, बट फिर भी वो बहुत इंसिनुएटिंग, बहुत अट्रैक्टिव है। पील्स अदर वर्क्स इंक्लूड एडवर्ड द फर्स्ट, इसका एक वर्क है, एक इसका प्ले है ओल्ड वाइव्स टेल, ठीक है। A clever satire on popular drama of the day. The Hunting of Cupid है an earlier play now lost, मतलब ये जो है ना Hunting of Cupid अब ये है ही नहीं हमारे पास, मतलब इसका मैन्यूस्क्रिप्ट ही हम लॉस्ट कर चुके हैं। So Peel's poetic works include, इसके पोइट्री में कौन कौन सी हैं, पॉलीहिमनिया है, ऑनर ऑफ द गार्टर है और फॉल ऑफ ट्रॉय है, तो ये इसके पोइटिकल वर्क्स हैं। सो अब हम चलते हैं हमारे जॉर्ज
रॉबर्ट ग्रीन पे, इसकी स्पेलिंग में भी ई आएगा यहाँ पे। सो रॉबर्ट ग्रीन वाज अनदर यूनिवर्सिटी विच कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। इसने भी बेसिकली कॉमेडी लिखी थी इन हिज प्लेस लाइक फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे। ये अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमिक प्ले है किसका, रॉबर्ट ग्रीन का। दिस इज एन एक्सक्विजिट कनेक्शन ऑफ डाइवर्स मूड्स एंड सराउंडिंग्स। दे क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर प्रिंसेस मीट विद क्लाउन एंड फेयरीज विद आर्टिसंस। इसमें मतलब इतना हल्का फुल्का सा रोमांटिक कॉमेडी दिखाई गई है कि जो प्रिंसेस है, राजकुमारी है, वो क्लाउन होता है जोकर से मिलती हैं, और जो फेयरीज है मतलब परियां हैं वो किससे मिलती हैं, आर्टिसंस मीन्स कलाकारों से मिलती हैं। द यूनिवर्सिटी विच हाउएवर हैड नॉट मास्टर्ड द आर्ट ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन। मतलब जो यूनिवर्सिटी विच के प्लेस थे ना उनमें प्लॉट कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा नहीं था। देयर प्लॉट्स वर ऑफन यूज्ड बट दे कुड हार्मोनाइज द डिफरेंट ऑफ देयर स्टोरीज इनटू अ होल विच समहाउ हेल्ड इन द एडवांसमेंट ऑफ प्लॉट. From this point of view, Robert Greene was a pioneer, and he was later successfully followed by Shakespeare, who was skilled in constructing plot, particularly in The Merchant of Venice, Midsummer Night's Dream. अब देखो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है इस पैराग्राफ में कि जो यूनिवर्सिटी विच थे ना, इनका प्लॉट कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये किस चीज़ में स्किल्ड थे, किस में एक्सपर्ट थे कि ये अलग अलग कहानियों को ना जोड़ के एक कहानी बना देते थे, उनमें हारमोनी बना देते थे। अलग अलग छोटी कहानियाँ, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो कैसे ना कैसे करके ये उनको कनेक्ट कर देते थे। तो इस चीज़ की शुरुआत किसने की थी, पायनियर मतलब रॉबर्ट ग्रीन ने इस चीज़ की शुरुआत की थी, और बाद में शेक्सपियर ने भी इसी तरीके को सक्सेसफुली फॉलो किया। इसने क्या किया था, मतलब एक बेसिक स्ट्रॉन्ग प्लॉट नहीं बनता तो अलग अलग कहानियों को एसोसिएट करके एक बड़ी कहानी बना देना। तो इस चीज़ में जो यूनिवर्सिटी विच थे हमारे माहिर थे, और इसकी शुरुआत करी थी रॉबर्ट ग्रीन ने। तो he too was a student of St. John College, Cambridge, and later of Clare Hall, Oxford, where from he took his MA degree. He lived a lecturous life, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल प्लेजर पे फोकस करते हैं, ठीक है, मतलब या आप यूँ कहें सीधे शब्दों में सेक्सुअल प्लेजर की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो ऐसी लाइफ ये जीता था, एंड हिज लाइफ विच हैड मच प्रॉमिस केम टू एन एंड नियरली इन द बट। मतलब ये स्टार्टिंग में भी इसकी लाइफ है जो वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। ग्रीन वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्टोरी टेलर, ये सबसे पहले स्टोरियाँ सुनाता था, एंड अ पैम्फलेटियर। पैम्फलेट्स होते हैं ना जो न्यूज़पेपर के साथ में जो एड्स ही आती है, पैम्फलेट होते हैं, तो जो पैम्फलेट लिखता है उसको पैम्फलेटियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पैम्फलेटियर था हु टर्न टू ड्रामा फॉर द ल्यूक्रे इट ऑफर्ड। मतलब ड्रामा में ये कब आया, जब, क्योंकि ड्रामा के बदले में पैसे मिलते थे, ठीक है। आपने ड्रामा लिख दिया, एक्टिंग कंपनी उसको खरीदेगी, आपको पैसे दे देगी, तो उसी वजह से वो इसकी तरफ अट्रैक्टिव हुआ था। इस प्लेज आर 4 इन नंबर, इसने बेसिकली 4 प्लेज लिखे हैं। एक है इसका ये अल्फोंसस किंग ऑफ एरेगन, दूसरा है फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे, ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, और चौथा है जी द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स द फोर्थ। तो ये 4 इसके प्लेज हैं, किसके, रॉबर्ट ग्रीन के। अल्फोंसस क्या है, अल्फोंसस इज मॉडल ऑन मार्लोव्स टेम्बरलेन। मार्लोव जो क्रिस्टोफर मार्लोव है उसने लिखा था टेम्बरलेन, उस पर मॉडल्ड है ये। मतलब जैसा प्लॉट टेम्बरलेन का है वैसा ही प्लॉट अल्फोंसस का है। और ऑरलैंडो फ्यूरियोसो क्या है, इसका सोर्स कहाँ से लिया है इसने, ट्रांसलेशन ऑफ एरियोस्टो। मतलब एरियोस्टो कोई बुक है, किसी ने उसको ट्रांसलेट किया था, और फ्यूरियोसो ऑरलैंडो फ्यूरियोसो उसकी ट्रांसलेशन पे बेस्ड है, ठीक है। और जिसका लास्ट प्ले है द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स द फोर्थ, इसको कब स्टेज किया गया है, कब परफॉर्म किया गया था, 1592 में। ये कोई हिस्टोरिकल प्ले नहीं है, मतलब अगर नाम से आप इसको ऐसे मत समझना कि ये हिस्टोरिकल प्ले है, लिखा हुआ है ना स्कॉटिश हिस्ट्री, ठीक है। ये हिस्टोरिकल प्ले नहीं था, ये भी इमेजिनरी प्ले था, ये भी फिक्शनल था, ये भी इसकी इमेजिनेशन ही थी, ठीक है। इट्स नॉट अ हिस्टोरिकल प्ले बट हैज़ फॉर इट थीम एन इमेजिनरी इंसिडेंट ऑफ किंग्स लाइफ, एक राजा की जिंदगी का इमेजिनरी इंसिडेंट है। फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे द फाइनेस्ट ऑफ ग्रीन्स वर्क्स, ये इसका सबसे बेस्ट वर्क है। देखो स्टार्टिंग में भी इसका डिस्क्रिप्शन आया है ना। सो इट इज़ अ टेल ऑफ लव ऑफ अ मेड विद 2 men, मतलब एक मेड 2 जनों से प्यार में पड़ती है, इस चीज़ की वो स्टोरी है, ठीक है। दो इट लैक्स इन कॉम्प्लिकेशंस दैट इट कुड हैव, मतलब ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस डाल के स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था, बट ऐसा नहीं है।
बट फिर भी इसका सबसे बेसिक प्लस पॉइंट क्या है, द चीफ मेरिट ऑफ दिस प्ले लाइज इन द लाइवली मैथड ऑफ प्रेजेंटिंग द स्टोरी, बट स्टोरी को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था वो सबसे इसका बड़ा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है. इट कैन टू अ ग्रेट एक्सटेंट बी कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ एलिजाबेथन लाइफ. एलिजाबेथन लाइफ का डॉक्यूमेंट बताया जा सकता है इसको, क्योंकि उस टाइम पे जो लोगों का लाइफ स्टाइल था, जो लोगों का तरीका था, उसको इसमें बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है. ग्रीन रोड 35 प्रोज पीसेज, इसने 4 तो बेसिकली इसके प्ले हो गए, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना. तो 4 इसके प्ले थे और 35 इसने प्रोज पीसेज लिखे हैं. दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट वर्क्स इन दैट दे रिवील द ऑथर्स इरेटिक एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी अनप्रिडिक्टेबल जब होती है, कभी बहुत ज़्यादा हाई कभी बहुत ज़्यादा लो, तो ऐसी एनर्जी को दिखाते हैं. इस क्विक और मिलिशियस स्वेट, मतलब इसकी बुद्धिमत्ता को दिखाते हैं. एंड इस पावरफुल इमेजिनेशन, मतलब इसके जो प्रोज पीसेज हैं उनमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं. ग्रीन इज़ वीक इन क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, मतलब इसका कैरेक्टर स्केच इतना अच्छा नहीं है, कैरेक्टर्स को क्रिएट करने की जो इसकी कला है वो उतनी अच्छी नहीं है. एंड स्टाइल इज़ नॉट ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट, और इसका स्टाइल भी कुछ खास अच्छा नहीं है. बट हिज ह्यूमर इज समवट जीनियल इन हिज प्ले, बट उसका जो ह्यूमर है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत हाई क्वालिटी का है. एंड हिज मैथड्स लेस ऑस्टियर देन दोज ऑफ अदर ट्रेजिडियंस. ट्रेजिडियंस होते हैं जो ट्रेजिडी लिखते हैं, ठीक है. ट्रेजिडी होता है जिसमें दुख हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई जाएं, मतलब एक दूसरे को मारा जा रहा है, बदला लिया जा रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा दिखाया जा रहा है, तो ऐसी स्टोरीज ट्रेजिडी कहलाती हैं बेटा, ठीक है. तो मतलब हिज मेथड्स लेस ऑस्टियर, मतलब वो उतने ज़्यादा रिजिड नहीं थे जितने की ट्रेजिडी लिखने वालों ने ऐसे मेथड्स का यूज़ किया है, ठीक है. नेक्स्ट है Thomas Nash. Thomas Nash, another prominent university which was a singer of Saint John College, Cambridge. एक सिंगर था. He is noted to have written, इसने कौन कौन से वर्क्स लिखे, एक तो समर्स लास्ट विल और टास्क मैन, ये 2 हैं इसके बेसिकली, विच वॉज एक्टेड इन 1592 एंड परहैप्स ही टू ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सम पार्ट टू मार्लोव्स डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज. जब हमने स्टार्टिंग में किया था ना कि यूनिवर्सिटी जो विट्स हैं इन्होंने कोलैबोरेटिवली भी बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिल के इन्होंने बुक्स लिखी हैं. तो क्रिस्टोफर मार्लोव की एक बुक है डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज, इसमें भी थॉमस नैश ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था. मतलब डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज क्या है, थॉमस नैश और क्रिस्टोफर मार्लोव ने मिल के लिखी है. और एक और कौन सी बुक है, आइल ऑफ डॉग्स, ये भी इन दोनों ने मिल के लिखी है, मार्लोव और थॉमस नैश ने. नैश इज हाउएवर मोर फेमस एज अ पैम्फलेटियर, अगेन ये भी पैम्फलेट लिखता था, एंड अ स्टोरी राइटर पर्टिकुलरली. अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर इसकी बहुत अच्छी बुक है, सबसे फेमस इसका वर्क यही है, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर. So after completing his education at Cambridge, he went in 1586 to London to earn by writing. मतलब ये लिखने से ही कमाता था, ठीक है. He took an active part in the political and personal questions of the day, and his aggressive method took him behind the bars. मतलब उसने इतना उस टाइम के सिनेरियो पे एग्रेसिव होके लिखा कि इसे जेल में भी जाना पड़ा, behind the bars. He finished Marlowe's The Tragedy of Dido Queen. ये जो बुक है ना डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज, ये बुक मार्लोव ने इनकम्प्लीट छोड़ी थी, तो इसको कंप्लीट किसने किया था, थॉमस नैश ने, ठीक है. एंड हिज ओनली सर्वाइविंग प्ले इज समर्स लास्ट वीक, मतलब ये सिर्फ लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, ये एक ही बुक है जो इसकी अब तक हमारे पास है, बाकी हम सब लॉस्ट कर चुके हैं. नैश ऑल्सो रोट अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन. अब ये इसका सब टाइटल, आप ऐसे मत समझना कि ये 2 बुक्स हैं, ठीक है. द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर का सब टाइटल है ये द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, मतलब इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है, जैक विल्टन है. प्रोज टेल दैट हैज़ इनफ इम्पॉर्टेंस इन द ग्रोथ इंग्लिश फिक्शन, ग्रोथ ऑफ इंग्लिश फिक्शन, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपना कंट्रीब्यूशन देता है इंग्लिश लिटरेचर की ग्रोथ में. कौन सी बुक, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन. सो नेक्स्ट हम करते हैं जी थॉमस लॉज, ठीक है. थॉमस लॉज रॉट अ क्रॉनिकल प्ले कॉल्ड द वूंड्स ऑफ सिविल वॉर. इसने कौन सा प्ले लिखा था, वूंड्स, W जो है वो आपका कैपिटल आएगा, वूंड्स ऑफ सिविल वॉर. दिस प्ले परहैप्स इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर लेटर क्रॉनिकल प्लेज. इस प्ले से इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने भी बहुत सारे प्लेज लिखे थे. लॉज ऑल्सो रॉट अनदर प्ले कॉल्ड लुकिंग ग्लास फॉर लंडन एंड इंग्लैंड. एक और इसका प्ले कौन सा था, लुकिंग ग्लास फॉर लंडन एंड इंग्लैंड, ठीक है. ही वॉज एजुकेटेड एट बोथ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज वेयर ही स्टडीड लॉ. इसने लॉ की स्टडी करी थी. ही हाउ एवर गेव अप हिज लीगल स्टडीज एंड टुक टू राइटिंग, बट इसने लीगल स्टडी छोड़ दिया और ये
राइटिंग इसने शुरू कर दिया। वाइल राइटिंग ही एक्टेड टू, इसने एक्ट भी किया, मतलब ये एक्टर भी था। नैश प्रोड्यूस्ड वेरी लिटिल इन क्वांटिटी, मतलब इसने वैसे बहुत थोड़ा लिखा है। एंड इट इज अज्यूम्ड दैट ही कोलैबोरेटेड विद शेक्सपियर इन हेनरी सिक्स्थ। अब शेक्सपियर की एक बुक है हेनरी सिक्स, ऐसा माना जाता है कि ये जो बुक है ना, ये शेक्सपियर और लॉज दोनों ने मिल के लिखी है। द वूंड्स ऑफ सिविल वॉर, ये किस तरह की बुक है? अ काइंड ऑफ क्रॉनिकल प्ले है। क्रॉनिकल होता है जब जो भी इवेंट्स या जो भी एक्शन होते हैं उनको आप ईयर बाय ईयर सेट करते हैं, क्रोनोलॉजी में लगा देते हैं। सपोज पहले 1911 में क्या हुआ, फिर 12 में क्या हुआ, फिर 13 में क्या हुआ। जब इस तरह से आप सीक्वेंस में लगाते हैं तो वो क्रोनोलॉजी कहलाती है। तो ये एक तरह का क्रॉनिकल प्ले है। इज कंसिडर टू बी लॉन्स ओन वर्क, ये इसका खुद का ही माना जाता है। ही ऑल्सो रोट प्रोज रोमांसेस, द मोस्ट फेमस ऑफ विच इज रोज़ेलाइंड। इसका एक ये जो बुक है ना, रोज़ेलाइंड यूफियस गोल्डन लेगेसी, ये इसका एक ही नाम है इतना बड़ा, रोज़ेलाइंड यूफियस गोल्डन लेगेसी, विच वॉज द चीफ सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी? कि ये जो बुक है ना शेक्सपियर की, जो एक प्ले है एज यू लाइक इट, इसकी रोमांटिक कॉमेडी है, इसका सोर्स कौन सी बुक थी? इसका सोर्स थी थॉमस लॉज की रोज़ेलाइंड यूफियस गोल्डन लेगेसी, मतलब ये इसका बेसिक सोर्स थी। इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपको नेट के एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑथर है थॉमस किड एंड क्रिस्टोफर मार्लोव, ठीक है। सो थॉमस किड, द टू मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी विच किड और मार्लोव थे, बोथ ऑफ देम डेवलप ट्रेजेडी। अब इन्होंने ज़्यादा, अब तक जो हमारे राइटर्स आए थे उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी ज़्यादा लिखी थी, इन्होंने क्या है ट्रेजेडी ज़्यादा लिखी थी, विच ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट पॉपुलर पोएम ऑफ द टाइम, मोस्ट पॉपुलर थीम ऑफ द टाइम बन गया जो। थॉमस किड इज फेमस फॉर स्पेनिश ट्रेजेडी। थॉमस किड की सबसे फेमस ट्रेजेडी कौन सी थी? द स्पेनिश ट्रेजेडी, विच टर्न्ड आउट टू बी अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा, मतलब ये बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इसके बाद में एक ट्रेंड ही बन गया इस तरह की ट्रेजेडी लिखने का। तो ये ट्रेंड शुरू करने का क्रेडिट किसको जाता है? ऑफ कोर्स मिस्टर थॉमस किड को जाता है, ठीक है। बिकॉज इट फॉर्मली स्टैब्लिश द जॉनरा ऑफ रिवेंज। रिवेंज ट्रेजेडी होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवेंज, किसी ने एक को मारा, फिर उसका बदले लेने के लिए दूसरा किसी को मारेगा, फिर तीसरा मरेगा, फिर चौथा मरेगा। इस तरह से जो रिवेंज लेने का ट्रेंड था, जो इस तरह की जो स्टोरीज लिखी जाने लगी, वो थॉमस किड ने लिखी और फिर ये एक ट्रेंड सेटर ही हो गया। ही इंस्पायर्ड शेक्सपियर्स हैमलेट। अब देखो शेक्सपियर को हैमलेट लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? इसी रिवेंज ट्रेजेडी से मिली थी। एंड लेटर जिकोबियन कल्ट ऑफ रिवेंज प्लेस, पर्टिकुलरली दीज ऑफ वेबस्टर। फिर उसके बाद जो जिकोबियन एरा में जॉन वेबस्टर आया था, कौन से वेबस्टर की बात करी जा रही है? जॉन वेबस्टर आया था, जिसकी बहुत फेमस बुक है डचेस ऑफ माल्फी वगैरह, वो भी रिवेंज ट्रेजेडीज है ना सारी। तो उनका जो इस सारे सिस्टम को या रिवेंज ट्रेजेडी को पायनियर किसने किया था? थॉमस किड को ये क्रेडिट जाता है कि इसने इसकी शुरुआत की थी। बाद में देखो शेक्सपियर और जॉन वेबस्टर जैसे लोगों ने भी रिवेंज ट्रेजेडीज लिखी थी इसी से इंस्पायर होके, ठीक है। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी विच है ये वॉज the son of a London notary and was educated at Merchant Taylors School, a dramatic translator भी था। He achieved great popularity with his first work, The Spanish Tragedy। ये किसकी बात करी जा रही है? ये किड की ही बात करी जा रही है बेटा, ठीक है। विच वॉज ट्रांसलेटेड इंटू जर्मन एंड डच, ये जर्मन और डच में भी मतलब इसको ट्रांसलेट किया गया था। द हॉरिफिक प्लॉट ऑफ द प्ले स्टफ्ड विद मर्डर, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मर्डर, फ्रेंजी होता है जब आपके इमोशंस ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते और अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। एंड सडन डेथ हैज़ गेन्ड द प्ले लास्टिंग इंपॉर्टेंस एंड पॉपुलैरिटी, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेजिक एलिमेंट्स थे और इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली। वाइल द प्ले बियर्स रिजेम्बलेंसेज ऑफ मार्लोवियन लाइन्स, मतलब इसमें ऐसी लाइन्स लिखी हैं जो मार्लोव ने भी लिखी हैं, क्रिस्टोफर मार्लोव ने। देयर आर टचेज ऑफ स्टाइल दैट डिमली फोरशैडो द ग्रेट ट्रेजिकल लाइन्स ऑफ शेक्सपियर, मतलब कुछ ऐसा भी स्टाइल है जो कि शेक्सपियर की लाइन्स को भी ओवरशैडो करता है, मतलब उनको भी कवर करता है। मतलब सिंपल भाषा में कहें कि कुछ एक इसकी लाइन्स हैं वो शेक्सपियर से भी बेटर हैं। द ओनली अदर प्ले ऑफ किड दैट स्टिल सर्वाइव्स इज कोरलिनिया, एक और इसका प्ले है स्पेनिश ट्रेजेडी के अलावा, वो कौन सा है? कोरलिनिया है। अ ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ अ वर्क ऑफ द फ्रेंच सैनिकन गार्नियर, बट हिज हैंड हैज़ बिन सॉट इन मैनी प्लेज इंक्लूडिंग सोलोमन एंड प्रिसेडा। बट माना जाता है कि और भी कई सारे प्लेज हैं जिसमें इसका हाथ था, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन था, इसने अकेले ने नहीं लिखे बट कोलैबोरेशन में दूसरे ऑथर्स के साथ लिखे थे। ऐसे प्लेस कौन कौन से माने जाते हैं? एक तो सोलोमन एंड प्रिसेडा है,
फर्स्ट पार्ट ऑफ जेरोनिमो है और टाइटस एंड्रोनिकस है। After an attempt after the success of the Spanish tragedy to write an introductory play to it and Shakespeare's Titus Andronicus, ऐसा माना जाता है कि इसमें भी किड का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, अब आते हैं जी हम क्रिस्टोफर मार्लोव पे। So the most important university dramatist among the university wits were undoubtedly Christopher Marlowe. इनमें सबसे important है क्रिस्टोफर मार्लोव। He enriched the Elizabethan plays not only by his great tragedies like Tamburlaine, Dr. Faustus, Jew of Malta, etc., but also by introducing the blank verse as a powerful media. ठीक है, इसने ट्रेजेडीज तो लिखी ही लिखी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई। कौन कौन सी? टेम्बरलेन है, डॉक्टर फास्टस है, जू ऑफ माल्टा है, बट इसके अलावा इसका और किस चीज़ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था? ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है? देखो, एक होता है मीटर को फॉलो करना, जैसे जब भी आप कोई पोएम पढ़ते हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आ रहा है लास्ट में, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो ये राइम बन गई ना, स्टार और आर एक दूसरे के साथ राइम बना रहे हैं। तो ब्लैंक वर्ड्स होता है जब आपकी कोई राइम नहीं बनती, आप खुले दिल से लिखते हो, चाहे आपकी राइम बन रही है, चाहे आपका मीटर बन रहा है, कुछ भी है कुछ नहीं है, आप किसी चीज़ को ध्यान में नहीं रख के आप ओपन माइंड होके ओपनली लिखते हो, तो वो आपका ब्लैंक वर्ड्स कहलाता है। तो इस ब्लैंक वर्ड्स को किसने पावरफुल बनाया? क्रिस्टोफर मार्लोव ने बनाया। सो मार्लोव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इफ यूज्ड इफेक्टिवली द ब्लैंक वर्ड्स कुड बिकेम एन अप्रोप्रिएट मीडियम फॉर ट्रेजेडीज। तो इसने दिखा दिया ये अगर इसको ढंग से यूज़ किया जाए तो ये बहुत अच्छा एक मीडियम बन सकता है ट्रेजेडीज लिखने का। ठीक है, सो इट वॉज फॉर मार्लोव ऑल्सो पेव्ड द वे फॉर द लेटर हिस्टोरिकल प्लेज ऑफ शेक्सपियर। मतलब जो शेक्सपियर ने अपने हिस्टोरिकल प्लेज लिखे थे ना, खास करके एडवर्ड III और हेनरी IV, ये इसने किससे इंस्पायर होकर लिखे थे? मार्लोव से इंस्पायर होकर। इन अ वे ऑल द यूनिवर्सिटी विद सर्टन हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा इन सम वे और द अदर। मतलब हम कह सकते हैं कि इन्होंने ड्रामा को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि इनके बाद आने वाले राइटर्स ने इनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया। इन्होंने जो ट्रेंड बनाए थे, कौन से, कि रोमांटिक कॉमेडी लिखने का, ट्रेजेडी लिखने का, रिवेंज ट्रेजेडी लिखने का, तो इनके आने वाले राइटर्स ने उनको बहुत फॉलो किया। मतलब इन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया और इनके बाद वाले राइटर्स ने वही ट्रेंड फॉलो करके बहुत अच्छा लिटरेचर क्रिएट किया। तो इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन या क्रेडिट किन को जाता है? यूनिवर्सिटी विट्स को जाता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स दैट कुड बी प्लेस्ड इन द रैंक ऑफ शेक्सपियर इज क्रिस्टोफर मार्लोव। हम बार बार बात यही कर रहे हैं कि इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रेडिट है या सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑथर है यूनिवर्सिटी विट्स में से, वो है मिस्टर क्रिस्टोफर मार्लोव। द ग्रेटेस्ट अमंग द प्री शेक्सपियरियन जो शेक्सपियर से पहले के ड्रामाटिस्ट थे उनको प्री शेक्सपियरियन बोला है। मार्लोव वॉज एजुकेटेड एट कैंटरबरी एंड कैम्ब्रिज। He led a dissolute life and could be arrested but for his untimely death in a fight in a tavern। मतलब इस डिसोल्यूट लाइफ थी, बहुत अकेलेपन वाली ज़िंदगी थी, इसको अरेस्ट भी किया जा सकता था, बट क्योंकि वो बहुत छोटी ही उम्र में इसका डेथ हो गई थी मिस्टर मार्लोव की। मार्लोव रोट ओनली ट्रेजेडीज एंड दे ऑल वर रिटन विद इन 5 years। देखो 1587 से लेकर 92 तक सिर्फ इसने 5 साल में जितना क्रिएट करना था वो सारा कर दिया, और इसकी बहुत छोटा इसका लाइफ स्पैन था। इसका और विलियम शेक्सपियर का बर्थ है वो एक ही टाइम पे माना जाता है, मतलब सिर्फ 2 या 3 दिन का फर्क था। तो लोगों ने ये भी कहा है, क्रिटिक्स ने, कि अगर ये शेक्सपियर के जितना जिंदा रहता, अगर इसकी उम्र भी शेक्सपियर के जितनी होती ना, तो ये शेक्सपियर से ज़्यादा फेमस होता, क्योंकि इसने सिर्फ 5 साल में ही इतना हाई क्वालिटी का, इतना वास्ट और इतना वैरायटी से भरा हुआ लिटरेचर लिखा था, और सिर्फ 5 साल में किया था इसने वो काम। तो अगर ये भी शेक्सपियर के जितनी लाइफ जीता ना, तो ये शेक्सपियर को भी ओवरडू कर देता, मतलब ओवर परफॉर्म कर देता, शेक्सपियर से बेहतर ये माना जाता क्रिस्टोफर मार्लोव। अमंग हिज प्लेस एडवर्ड II इज हिज बेस्ट वर्क। सबसे इसका अच्छा कौन सा प्ले है? एडवर्ड II, विद अ वेल कंस्ट्रक्टेड प्लॉट दो द कैरेक्टराइजेशन इज सिंपल। इसका प्लॉट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया गया है, कैरेक्टर्स जो हैं वो सारे बहुत सिंपल है। इन दिस प्ले द मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम हॉलिशेड्स क्रॉनिकल्स। मटेरियल कहाँ से लिया गया है? हॉलिशेड कोई राइटर है, उसने कोई बुक लिखी थी क्रॉनिकल्स। देखिए
हॉलिनशेड आपका राइटर हो गया, उसकी कोई बुक है क्रॉनिकल, वहाँ से इसने अपना मटेरियल उठाया था कौन से प्ले के लिए, एडवर्ड सेकंड के लिए। इज नीटली कंप्रेस्ड, इट्स हीरो कैन नॉट क्लेम टू बी ए ट्रूली ट्रैजिक, इसके हीरो को पूरी तरह से ट्रैजिक नहीं बोला जाएगा, बट इन द मर्डर सीन ही अराउजेज डीप पैथोस, बट इसमें एक मर्डर सीन आता है जिसमें एक बहुत ज़्यादा पैथोस मतलब दया भावना अराउज होती है, मतलब हम पे बहुत तरस आता है उस टाइम उस कैरेक्टर पे। टेम्बरलेन द ग्रेट, अब इसमें क्या स्टोरी थी देखो, डीलिंग विद वन इन ह्यूमन फिगर एल्बर्ट कैन नॉट बी कॉल्ड टू हैव ड्रामेटिक एक्सीलेंस, इसमें ज़्यादा ड्रामेटिक एक्सीलेंस नहीं था, मतलब ये एक्सीलेंट क्वालिटी का प्ले नहीं था। द प्लॉट इज एपिसोडिक एंड लैक्स कोहेजन, इसमें एक कंटिन्यूटी नहीं है, एपिसोड ज़रूर बनाए गए हैं बट एक कंटिन्यूटी की कमी है। द सेकेंड पार्ट ऑफ टेम्बरलेन द ग्रेट इज इन्फीरियर टू इट्स प्रेडिसेसर, मतलब इसका दूसरा पार्ट जो लिखा गया था ना वो पहले वाले से कम क्वालिटी का था। अब बात आती है जू ऑफ माल्टा, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जू ऑफ माल्टा प्रोजेक्ट्स अ मैकियावेलियन विलन, in spite of a good opening the play deteriorates with the introduction of the second villain इथामोर, मतलब जब आप इसकी स्टोरी को पढ़ोगे तब शायद आप ज़्यादा इसके कैरेक्टर्स को समझ पाओगे कि इसमें क्या क्या कमियां थी। इसकी ओपनिंग बहुत अच्छी थी बट जैसे ही इथामोर इसमें एक और विलेन है उसको जब क्या किया इंट्रोड्यूस किया गया ना, तो उसके बाद कहानी थोड़ी सी मतलब लो क्वालिटी की बनने लगी। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर फास्टस की, जो उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले माना जाता है, ठीक है। हैज़ अ गुड बिगिनिंग एंड एंडिंग, इसकी बिगिनिंग भी बहुत अच्छी है और इसकी एंडिंग भी बहुत अच्छी है, बट द कॉमिक सीन्स अपीयरिंग इनसाइड आर नॉट इनफ चार्मिंग, बट इसमें कॉमिक सीन भी दिखाए गए हैं, ठीक है। कॉमिक सीन कहाँ पे थे, डॉक्टर फास्टस में ना, फास्टस अपनी सोल को बेच देता है लूसीफर को, लूसीफर को कहता है कि तुम मेरे गुलाम बन जाओ, तुम मुझे ब्लैक मैजिक सिखाओ, जो मैं कहूँ तुम मुझे करो, और वो ये एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं जो कि 24 साल के लिए होता है, ठीक है। तो लूसीफर कहता है 24 साल तुम्हें इस अर्थ पे रह के, इस धरती पे रह के जो करना है करो, जो तुम चाहोगे मिलेगा, जो तुम मांगोगे मिलेगा, उसके बाद तुम्हें खुद को मुझे सौंपना होगा। तो ये इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। अब क्योंकि इसके पास ब्लैक मैजिक है ना, तो कहीं चर्च में जाके ये लोगों को परेशान कर देता है, कोई चीज़ कहीं से गायब कर देता है, कोई कहीं से ला के किसी को खड़ा कर देता है। तो इस तरह से कॉमिक सीन भी इसमें क्रिएट करने की कोशिश की गई है, बट वो इतने चार्मिंग, इतने अट्रैक्टिव नहीं है। The conversations between the good and evil angels remind us of the medieval miracle plays. अब इसमें क्योंकि देखो ब्लैक मैजिक की बात है ना, तो इविल स्पिरिट जो है वो भी आती हैं इसमें, गुड स्पिरिट भी आती हैं, मतलब जिसे हम देशी भाषा में भूत या इस तरह से जो बोल सकते हैं वो लोग भी आते हैं, उनकी बातचीत को दिखाया जाता है। तो इससे हमें किसकी याद आती है, मिडिवल मिरेकल प्लेज, पुराने मिडिल एजेस में जो मिरेकल प्लेज लिखे जाते थे ना, उनमें भी इस तरह के कैरेक्टर यूज़ किए जाते थे। मिरेकल प्लेज हमने मिडिल एजेस में इसको डिस्कस किया था कि मिरेकल प्लेज वो होते हैं जिनके थ्रू हमें कोई मॉरल एजुकेशन दी जाए, ठीक है। नहीं सॉरी, वो तो मोरालिटी प्लेज होते हैं। मिरेकल प्लेज होते हैं जो सेंट्स की कहानियों पे बनते हैं, सेंट्स की लाइफ पे बनते हैं, जो मसीहा होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनकी लाइफ पे जो ड्रामा क्रिएट किया जाता है उसको मिरेकल प्ले बोलते हैं, ठीक है। द ट्रेजेडी ऑफ डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज रिटन इन कोलैबोरेशन विद नैश, अब ये हमने पहले भी किया है कि डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज जिसने इनकम्प्लीट छोड़ा था, अनफिनिश था, इसको किसने कंप्लीट किया था, इसको थॉमस नैश ने कंप्लीट किया था। डेमोन्स्ट्रेट सब स्टैंडर्ड ड्रामेटिक आर्ट, इसका भी जो आर्ट है वो स्टैंडर्ड का नहीं है, सब स्टैंडर्ड है, मतलब छोटे स्टैंडर्ड का है। द मैस्करी एट पेरिस, अब ये भी इसका एक प्ले है, वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड, ये भी अनफिनिश्ड छोड़ा गया था। और फिर मार्लोव्स प्लेस रिप्रेजेंट अ पोइटिक विजन, द टिपिकली रेनेसां क्वेस्ट फॉर पावर, हमने रेनेसा में बात करी थी कि उस टाइम पे लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी थी पावर गेन करने की, वेल्थ गेन करने की, तो ये चीज़ इसके प्लेस में बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। जो आपका ये है डॉक्टर फास्टस, इसमें भी तो यही चीज़ है कि इसको नॉलेज की भूख है, ये सारा ज्ञान जानना चाहता है, ये एक साइंटिस्ट है, अब ये ब्लैक मैजिक भी सीखना चाहता है, आगे से आगे ये कुछ ना कुछ करना ही चाहता है। तो इसमें किस चीज़ की भूख है, इसमें नॉलेज की भूख है, ग्रीड है इसमें, तो इस चीज़ को बहुत दिखाया गया है। Combined with the quest of beauty, in Tamburlaine the shepherd seeks the sweet fruition of an earthly crown. अब टेम्बरलेन की पता है क्या स्टोरी है, एक छोटा सा शेफर्ड होता है, मतलब एक छोटा सा आप यूं कहें कि जो भेड़ चराते हैं ना वो होता है, और वो राजा बनना चाहता है। तो मतलब देखिए कितना बड़ा एम्बिशन है उसका, कितनी ज़्यादा उसको ग्रीड है, कितना ज़्यादा उसको लालच है। तो इस तरह का लिटरेचर क्रिएट किया था हमारे क्रिस्टोफर मार्लोव ने। अब इन द जू ऑफ माल्टा क्या था, एक मेन कैरेक्टर जो स्टार्टिंग में ही आता है बैरबस, वो क्या था, इन्फिनाइट रीचेस इन अ लिटिल रूम, वो
बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा। ओपनिंग सीन है उसमें भी उसको एक अपने घर के उसमें दिखाया गया है, अपने ट्रेजर के सामने, जो उसका जहाँ पे वो सारा धन छुपा के रखता था ना, उसके सामने दिखाया गया है। और वो हाथ जोड़ता था, जब उसको खोलता था ना उसके आगे हाथ जोड़ता था, मतलब भगवान की तरह वो धन की पूजा करता था, ठीक है। वाइल द क्वेस्ट इन डॉक्टर फास्टस इज फॉर इन्फिनाइट नॉलेज, ये हम पहले भी बता चुके हैं मैं आपको कि डॉक्टर फास्टस किस चीज़ की क्वेस्ट में है, उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान चाहिए। इफ नॉट द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटर विद ब्लैंक वर्ड्स, मार्लोव रेज्ड इट टू अ सर्टन हाइट। हो सकता है ब्लैंक वर्ड्स लिखने वाला ये पहला राइटर नहीं था, मतलब पहला बंदा नहीं था जिसने कि ब्लैंक वर्ड्स पे एक्सपेरिमेंट किया हो, बट इसने उसको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया था, ठीक है। हिज वर्ड्स इज नोटेबल फॉर इट्स बर्निंग एनर्जी, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इट्स स्प्लेंडर ऑफ डिक्शन, इट्स सेंसुअस रिचनेस, इट्स वेराइटी ऑफ पेस, रिस्पॉन्सिवनेस टू द डिमांड्स ऑफ वेरिंग इमोशंस। Marlowe's contribution to English play may be said to have been, he glorified the matter of drama by his sweep of imagination as reflected in the stories, मतलब इसकी imagination power बहुत अच्छी थी। He vitalized the manner and matter of drama as reflected in characterization, मतलब इसने manner और matter को बहुत vital, बहुत vast बना दिया था। He clarified and gave coherence to the drama, मतलब एक compatibility थी as reflected in his blank verse, जो उसके blank verse में भी दिखती है। इसके बाद आती हैं जी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। हीरोइक थीम्स होती थी, जैसे कि मोहम्मद और टैम्बरलेन में जो हीरोइक थीम है, मतलब एक छोटा सा शेफर्ड है, भेड़ चराने वाला है, और वो कैसे राजा बनता है, उसकी सारी इस प्रोसेस को दिखाया गया है, ठीक है। हीरोइक थीम्स में हीरोइक ट्रीटमेंट होता था, ग्रेटफुलनेस, वैरायटी, जैसे डिस्क्रिप्शन भी बहुत स्प्लेंडेड होता था, बहुत लग्जीरियस लेवल का होता था, बड़ी बड़ी स्पीचेस होती थी, जो मेन कैरेक्टर्स होते थे वो बड़ी बड़ी स्पीच देते थे, वॉयलेंट इंसिडेंट होते थे, मतलब मार काट के बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रेजेडी है तो ऑब्वियसली मार काट दिखाएंगे, बदला ले रहे हैं तो मारना काटना तो होगा ही होगा। तो ये सारी ये सारी इसमें क्वालिटीज़ होती थी। और जो स्टाइल था वो बहुत हीरोइक था, पावरफुल डेक्लेमेशन था। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका मिस्टर मार्लोव, इसको हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। थीम्स क्या थे, यूजुअली ट्रैजिक थे, बट कॉमेडी भी होती थी, ठीक है। रोमांटिक कॉमेडी भी लिखी गई थी, जैसे लिली ने लिखी है, जो भी स्टार्टिंग के 3 या 4 राइटर्स थे उन्होंने ज़्यादा रोमांटिक कॉमेडी ही लिखी थी। तो ये है इसका कंक्लूजन। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विट्स। सो अगर समझ नहीं आया एक बार में तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देख लें, ठीक है। आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको 2-2 नंबर में भी किस तरह से आ सकता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, या कंबाइंड में कैसे आ जाएगा बड़े क्वेश्चन में कि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए, थीम्स पूछ लिए। तो क्वेश्चन जैसा भी होगा कंटेंट यही रहेगा, आपको घुमा फिरा के एग्जामिनर की भाषा में ही अपना क्वेश्चन, अपना जो आंसर होता है देना होता है, बट कंटेंट ऑल इन ऑल यही रहेगा। यही यूनिवर्सिटी विट्स थे, यही इनकी राइटिंग्स थी, इनकी बुक थी, किसने क्या लिखा, कैसा लिखा, इसमें हम ऑलमोस्ट सारा इसका कंसेप्ट है जो वो क्लियर कर चुके हैं। सो आई होप you could understood each and everything I told you. So thank you so much for watching this video. Keep learning, keep growing, and keep loving literature.